अगर आप मलेशिया से थाईलैंड का ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो कुछ लोगों की रिजेक्शंस आ रही हैं। रिजेक्शन की कुछ वजूहात है, मैं आपको बता देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आप रिजेक्शन से बच सको। पहली बात ये है कि अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हो अपना, तो आपने किसी और बंदे की एप्लीकेशन वहां से अप्लाई नहीं करनी। मिसाल के तौर पे किसी बंदे का नाम ए है तो वो बी या सी की एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकता, उसको बी या सी के लिए अलहदा ही अकाउंट क्रिएट करना होगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपने ट्रैवल प्लान दिया हुआ है, आप कह रहे हो कि मैं ट्रैवल प्लान है जी डोनम्योंग जा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर बैंकॉक जा रहा हूँ, और आप फोकिट की टिकट साथ लगा रहे हो, आपका होटल है डोनम्योंग में और आप फोकिट की टिकट्स लगा रहे हो और वहां पे आपने 2 दिन का स्टे करना है, तो आप कैसे वहां पे पहुंचोगे? एयरपोर्ट से कहाँ, कैसे फोकिट से कैसे आप डोनम्योंग में पहुंचोगे? आपका होटल तो वहां पे है। तो आगे पीछे इस तरह की भी मैनेजमेंट मत कीजिएगा, इससे भी वीजा रिजेक्शन होने के चांसेस है। नंबर 3 जो रिजेक्शन की मेन वजह बन रही है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को, मैं पहले भी कहता रहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई तस्वीर लेके उसको पीडीएफ बना के अपने मोबाइल से स्कैन करके पीडीएफ बना के अपलोड मत कीजिएगा, रिजेक्शन आ जाएगी। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, दुकान पे जाना है, वहां से पीडीएफ स्कैन कराना है, उसे कहना भाई अच्छे से रिजल्ट में पीडीएफ स्कैन बना दो मेरे डॉक्यूमेंट्स का। आपने वहां से स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स फिर अपलोड करने हैं। कभी भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपने पासपोर्ट वगैरह परमिट वगैरह को वैसे ही तस्वीर से स्कैन करके पीडीएफ मोबाइल मोबाइल से बना के अपलोड नहीं करने हैं, इस वजह से भी रिजेक्शंस आ रही हैं। अच्छा, मलेशिया में आपको एक और चीज़ बताऊं, ये देखिए BMW ऐसे ऐसे नॉर्मल कारों में ही खड़ी है। अगर पाकिस्तान में होती या दूसरे कंट्री, छोटे कंट्री में होती तो साथ 2-4 गार्ड भी होते। जनरेटर चल रहा है भाई। नंबर 4 रिजेक्शन की एक और वजह है, बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट के ऊपर मलेशिया एंट्री की स्टैंप नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपने यहाँ पर रह के ही वीजा लगवाया, पासपोर्ट भी नया बनवा लिया, उसके ऊपर वीजा लगवा लिया और पासपोर्ट के ऊपर मलेशिया एंट्री की स्टैंप नहीं है, इस वजह से भी रिजेक्शन आती है। क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि जब आप वीजा अप्लाई करते हो 2 या 3 दिन के अंदर कौंसलर आपको ईमेल करता है, समटाइम 3 वर्किंग डेज के अंदर, समटाइम 4 वर्किंग डेज के अंदर कौंसलर आपको ईमेल करता है। वो कहता है भाई आपके पासपोर्ट के ऊपर जितने भी पेजेस है ना, A to Z स्टार्ट से लेके जिस बायो वाला पेज जिसके ऊपर आपकी फोटो होती है उससे लेके एंड वाले पेजेस तक जितने भी पेजेस हैं, सब पेजेस की आपने क्या करना है, पीडीएफ बना के, 1 पीडीएफ बना के आप सेंड करो। अच्छा, हांगकांग में ना इस तरह कचरा कुचरा नहीं था पड़ा हुआ है, मलेशिया में ये आपको नजर आ जाता है मॉल्स के बाहर इस तरह। वहां पे ऐसा नहीं था, वो वहां पे बड़ा साफ सुथरा कंट्री है, देखिए नीचे पड़ा हुआ ना। हालांकि मलेशिया बड़ा साफ है, दूसरे कंट्रीज की निस्बत मलेशिया बड़ा ही साफ है, तो मगर हांगकांग मुझे इससे भी अच्छा लगा, साफ सुथरा लगा। मलेशिया की सड़कें बड़ी अच्छी हैं और कारपेट रोड हैं। कभी कहीं चला जाओ तो टूटे फूटे रोड भी मिल जाते हैं, मगर मोस्टली रोड एवरेज साफ सुथरे हैं। पीडीएफ जैसे मैंने आपको बताया, कभी भी मोबाइल से मत बनाइएगा, जाके आपने स्कैनर से बनवानी है। आप क्या करते हो, वहां पे सेंड कर देते हो, मगर उसके ऊपर अगर मलेशिया एंट्री की स्टैंप नहीं है ना, इसका मतलब बंदा मलेशिया आया ही नहीं, और आया तो किस तरीके से आया कोई पता नहीं, वो एक्सप्लेन मांगते ही नहीं है, वो जस्ट उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जिनकी स्टैंप नहीं है मलेशिया एंट्री की, उनके लिए तरीकाकार ये है। इसके 2 तरह के हल हैं। पहला तरीकाकार ये है कि अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट है जिसके ऊपर मलेशिया एंट्री की स्टैंप लगी हुई है, अब नए पासपोर्ट के ऊपर तो स्टैंप नहीं ना लगी, और अगर पुराने पे स्टैंप लगी हुई है मलेशिया एंट्री की, न्यू पे नहीं लगी, तो इस सूरत में आप दोनों पासपोर्ट उनको अपलोड कर दो। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है, आप कंबोडिया चले जाओ, कंबोडिया चल जाओ या किसी दूसरे कंट्री चल जाओ। वहां पे जब आप मलेशिया से एग्जिट होगे, यानी कि बाहर निकलोगे और मलेशिया एंट्री करोगे, दोनों सूरतों में आपकी ये स्टैंप लग जाएगी पासपोर्ट के ऊपर, छोटी सी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी, और कंबोडिया का वीजा भी 1 घंटे के अंदर मिल जाता है। आप 1 घंटे के अंदर वीजा लेके वहां पे ट्रैवल हिस्ट्री बना के वापस आ रहे हो, उसके बाद आप थाईलैंड का वीजा अप्लाई करो, कोई इशू नहीं है, आपको वीजा मिलेगा। ये चीज भी आपको मैं क्लियर कर दी। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि बहुत सारे लोगों के पास मलेशिया का ई परमिट है, यानी कि ई वीज़ा जिसे आप बोलते हो वर्क परमिट के लिए। ई परमिट है बहुत सारे लोगों के पास। अब ई परमिट को पहले आपको अटेस्ट कराना पड़ेगा, पहले आप जाओ नोटरी पब्लिक के पास, फिर आप जाओ मलेशिया फॉरेन अफेयर के पास, ये दोनों की स्टैंप लगने के बाद फिर आप थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इस ई वीज़े को अटेस्टेशन का प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर प्रॉपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी हुई है। इस वीडियो का लिंक भी मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, और ये वीडियो का आप बैनर भी देख रहे हो, थंबनेल भी देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपर बताया है कि भाई स्टेप बाय स्टेप आप इसको किस तरह आप नोटरी पब्लिक से और मनीषिया फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करा सकते हैं। अब ये मैं आपको एक काउंसलर की ईमेल भी दिखा रहा हूँ कि ये हमारे एक भाई ने पिछले दिनों एक वीज़ा अप्लाई किया था थाईलैंड का। उनको काउंसलर ने कहा कि जाओ पहले आप अपना डॉक्यूमेंट जो है ई वीज़ा जो ई वर्क परमिट है मलेशिया का, इसको अटेस्ट करा के आओ मनीषिया फॉरेन अफेयर से।
तो यहाँ पे एक और मैं बात बता दूं कि इस तरह भी हुआ है पिछले दिनों कि एक बंदे का वीज़ा अप्लाई किया, उसका टेस्ट भी नहीं था हुआ डॉक्यूमेंट, वीज़ा अप्लाई किया, उसको वीज़ा भी मिल गया। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मिली जुली बातें हैं कि काउंसलर अगर चाहे तो उसको ध्यान ना आए तो उसकी मर्जी है, अदरवाइज अगर वो ना चाहे तो वो आपको ये कहेगा कि भाई जाओ पहले इस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवा के आओ। चौथी बात ये है कि आपकी तस्वीर जो होगी ना, वो जो आपकी फोटो है उसको स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। वो फोटो जहां से आप खिंचवाते हो ना, आप फोटोशॉप वाले को बोलो कि आप मुझे ये फोटो जो है आपने जो मेरी खींची है, आप ये फोटो मुझे व्हाट्सअप कर दो, या व्हाट्सअप करनी है तो एज ए डॉक्यूमेंट करनी है, ठीक है, उसको व्हाट्सअप कर दो या मुझे ईमेल कर दो। यानी कि आपके पास जो व्हाट्सअप आ जाएगी या ईमेल आ जाएगी, उस फोटो को आपने संभाल के रखना है। अदर कंट्रीज के लिए भी आपने अगर वीजा अप्लाई करना है तो आपको वो फोटो काम आएगी। और लास्ट वाली बात ये है कि आपका जो ट्रैवल प्लान है इस तरह मैनेज कीजिएगा, जब आपने वीजा अप्लाई करना, आप ख्याल रखें कि 3 वर्किंग डे से लेके 21 वर्किंग डेज इनके अंदर कभी भी आपको वीजा मिल सकता है। ये ना हो कि आप कह रहे हो मैं 3 दिन बाद ही जा रहा हूँ, 4 दिन बाद भी जा रहा हूँ। जब इतनी जल्दी आप जा रहे हैं तो काउंसलर को भी पता है कि ये प्रोसेस होता है, वीजा प्रोसेस, उससे पहले ये बंदा जा रहा है, तो उस सूरत में भी आपका वीजा वो रिजेक्ट कर देता है। लिहाजा जो आपका ट्रैवल प्लान है थोड़ा दूर का रखिएगा। मैं तो यही प्रेफर करूंगा आप 1 मंथ के बाद का ट्रैवल प्लान रख दें कि जी मैं 1 मंथ के बाद जा रहा हूँ। नहीं दिल करता तो फिर आप 28 दिन कर लो, 25 दिन कर लो, इससे जल्दी करने की जरूरत नहीं है। इतना बताओ कि मैं इतने दिनों में वापस जा रहा हूँ, ताकि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन की बारी आ जाए कौंसलर उसको निपटा दे आराम से। दो चीज़ों की अपडेट वो ये है कि आजकल बैंक स्टेटमेंट नहीं मांग रहे, और दूसरी बात ये है कि आपको पेड टिकट कराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो टिकटें हैं ना रिजर्वेशन वाली या जिस तरह भी कंफर्मेशन वाली, बगैर पेमेंट के भी वो भी चल रही हैं आजकल, उसके ऊपर भी वीज़े मिल रहे हैं। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जिसकी वजह से वीज़े आजकल रिजेक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई करना, जाएँ, थाईलैंड अच्छा कंट्री है। और मलेशिया से अगर आप थाईलैंड जाते हो तो बेफ़िक्र हो के जाओ। ये चीज़ नहीं है कि जी वहाँ पे ये इमिग्रेशन ये पूछे वो पूछे, बड़ी स्मूथ इमिग्रेशन चल रही है भाई आजकल। और थाईलैंड के हवाले से एक और चीज़ बताऊँ कि थाईलैंड में आने वाले जो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आ रहे हैं बहुत सारे भाई, उन लोगों के लिए एयरपोर्ट के ऊपर प्रॉब्लम्स बन रही हैं। मगर आप अगर मलेशिया से जा रहे हो तो मलेशिया से वापस आ रहे हो, आप लोगों के लिए कम प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आपके पास मलेशिया का वर्क परमिट होगा, या फिर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो, टूरिस्ट हो, ओरिजिनल हो, तो इसलिए आप जा रहे हो, तो आपके लिए आसानियाँ होंगी। मगर आपको ये बता दूं कि वहाँ से जो लोग जत्थों की सूरतों में या ग्रुपों की सूरतों में आ रहे हैं, पाकिस्तान से या इंडिया से आ रहे हैं या दूसरे कंट्री से आ रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उनको एजेंट हजरात लेके आ रहे हैं, धोखे के साथ लेके आ रहे हैं और आगे उनको बेच देंगे। मोस्टली लोगों को बेच देते हैं यार। और उसके अंदर मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है कि ये कंट्रीज के अंदर उसके अंदर बुला रहे हैं, थाईलैंड के अंदर बुला रहे हैं, कंबोडिया के अंदर बुला रहे हैं, कि उनको आगे सप्लाई कर देते हैं, बंदों को सेल कर देते हैं, फिर आगे से वो तवान मांगते हैं। तो बड़े प्रॉब्लम बन रहे हैं। तो जब भी जाइएगा ख्याल रखिएगा, किसी की भी बातों में मत आइएगा। अगर एयरपोर्ट पे भी जाएंगे तो किसी की बातों में मत आइएगा कि मैं आपको जॉब दिला दूंगा $2000 की, $1000 की। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ख्याल ही। $1000 उनको मिल रहा है तो वो खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? $1000 काफी होता है मेरा भाई। थाईलैंड के ई वीज़ा से रिलेटेड अगर आपको किसी किस्म की मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मेरा व्हाट्सअप का नंबर ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यार, आजकल ज़रूरत है आपकी। अस्सलाम वालेकुम।